8वीं अनुसूची जो भाषाओं से जुड़ी है। इसमें भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। समय के साथ नई भाषाएं जुड़ती गईं। चलिए भारतीय संविधान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी 12 अनुसूचियों के बारे में और कोशिश करेंगे कि ये आपकी स्टडीज के लिए एक अच्छी गाइड बन जाए। तो ये जो स्टडी नोट्स हैं, इन्हीं को हम आधार बनाकर चलेंगे। इन्हें एक तरह से एक साफ सुथरे स्ट्रक्चर्ड गाइड में बदल देंगे ताकि ये जो अनुसूचियां हैं इनको समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहला सवाल, ये अनुसूची या शेड्यूल आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये संविधान का एक अपेंडिक्स है, मतलब एक तरह की एक्स्ट्रा लिस्ट या टेबल जिसमें बहुत सारी डिटेल्ड जानकारी होती है। इससे होता ये है कि जो मेन संविधान का टेक्स्ट है वो एकदम साफ सुथरा रहता है और उसे पढ़ना आसान हो जाता है। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि जब संविधान बना था 1950 में, तब सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। आज 12 हैं, मतलब बाद में 4 और जोड़ी गईं। और ये बात अपने आप में दिखाती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा डॉक्यूमेंट है जो देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है। ठीक है, तो अब इन 12 अनुसूचियों को समझने के लिए हमने इन्हें 6 हिस्सों में बांट दिया है। इससे इनको याद रखना काफी आसान हो जाएगा। एक एक करके इन सब पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। इसमें हम बात करेंगे राज्यों, वेतन और शपथ की, मतलब भारतीय राज्य का कौन, कहाँ और कैसे। तो जैसा इन नोट्स में भी दिखता है, पहली 3 अनुसूचियां एकदम बेसिक चीजें बताती हैं। देश का क्षेत्र क्या है, जो बड़े अधिकारी हैं उनकी सैलरी क्या है, और वो पद संभालने से पहले क्या शपथ लेते हैं। तो पहली अनुसूची ये एक तरह से भारत का ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप है। इसमें हमारे सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है। और जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य की सीमा बदलती है तो सबसे पहले इसी अनुसूची में बदलाव किया जाता है। ये हमेशा देश के नक्शे को अप टू डेट रखती है। अब आते हैं अनुसूची 2 पर। ये सब पैसों के बारे में है, मतलब जो हमारे देश के सबसे बड़े पद है, जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज, सीएजी, इन सब की सैलरी और भत्ते क्या होंगे, ये इसी में लिखा है। इसका मकसद ये है कि ये लोग बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के एकदम आज़ादी से अपना काम कर सके। ठीक है, अनुसूची 3, इसमें शपथ यानी ओथ्स के बारे में बताया गया है। जो भी बड़े पद पर आता है, चाहे वो मंत्री हो, संसद का सदस्य हो या जज हो, उन्हें एक शपथ लेनी पड़ती है। इस अनुसूची में उसी शपथ का पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है। ये एक तरह से संविधान के प्रति वफादारी की कसम है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ आपको इस अनुसूची में नहीं मिलेगी। इनकी शपथ इतनी खास मानी गई है कि उसे सीधे संविधान के आर्टिकल्स में ही लिख दिया गया है, आर्टिकल 60, 69 और 159 में। इससे पता चलता है कि इन 3 पदों का दर्जा कितना ऊंचा है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि अलग अलग इलाकों का प्रतिनिधित्व और प्रशासन कैसे होता है। इसमें हम बात करेंगे अनुसूची 4, 5 और 6 की। ये नोट्स हमें अगली 3 अनुसूचियों का खाका देते हैं। इनमें सीटों के बंटवारे से लेकर खास तौर पर जो आदिवासी इलाके हैं उनके प्रशासन तक की बातें हैं। बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं ये। अनुसूची 4 ये राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में है, मतलब किस राज्य से कितने सांसद राज्यसभा में जाएंगे। जैसे यूपी से 31, महाराष्ट्र से 19। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में पावर बैलेंस बनाने का एक तरीका है। इससे ये तय होता है कि हर राज्य की आवाज़, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, देश के ऊपरी सदन में सुनी जाए। अब आते हैं अनुसूची 5 और 6 पर। दोनों ही आदिवासी इलाकों के प्रशासन से जुड़ी हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अनुसूची 5 जो है वो देश भर के कई राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज के लिए एक जनरल फ्रेमवर्क देती है, लेकिन अनुसूची 6 जो है वो सिर्फ 4 खास राज्यों के ट्राइबल एरियाज के लिए है और उन्हें ज़्यादा स्वायत्ता, मतलब ज़्यादा आज़ादी देती है। और हाँ, अनुसूचित 6 वाले उन 4 राज्यों को याद रखने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। AMTM, A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। ये AMTM याद रख लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा।
इन्हीं 4 राज्यों को अपनी संस्कृति बचाने के लिए खास अधिकार मिले हैं। अब हम आ गए हैं संविधान के एक सबसे जरूरी हिस्से पर, अनुसूची 7। ये हमारे फेडरल सिस्टम की नींव है। यहीं पर यह तय होता है कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। 3 लिस्ट हैं। पहली, यूनियन लिस्ट। इसमें वो मुद्दे हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिसमें लोकल मुद्दे हैं, जैसे पुलिस, खेती। इन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो मुद्दे हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल। हाँ, लेकिन अगर दोनों के बनाए कानून में कोई टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले ग्रुप पर। इसमें 3 अलग-अलग लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं, 8, 9 और 10। ये भाषाओं, कुछ खास कानूनों और दल बदल से जुड़ी हैं। अनुसूची 8 ये भारत की भाषाओं के बारे में है। जब संविधान बना तो इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन जैसा आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, समय के साथ और भाषाएं जुड़ती गईं और आज इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये दिखाता है कि भारत ने अपनी जबरदस्त भाषाई विविधता को कैसे अपनाया है। अब बात करते हैं अनुसूची 9 और 10 की। ये दोनों ही संविधान में बाद में जोड़ी गईं और दोनों ही अपने अपने वक्त की बड़ी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए लाई गईं। अनुसूची 9 जो पहले ही संशोधन से आई, उसका मकसद था जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार के कानूनों को कोर्ट में चुनौती देने से बचाना। और अनुसूची 10 जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, वो 1985 में आई थी, उस दौर की आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए, ताकि जो नेता एक पार्टी के टिकट पर जीते वो बाद में पार्टी न बदल लें। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी सेक्शन पर। ये 2 अनुसूचियां लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर तक, यानी गांवों और शहरों तक ले जाने के बारे में है। ये जो आखिरी 2 अनुसूचियां हैं, 11 और 12, ये एक तरह से भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांति थी। इन्हें 73वें और 74वें संशोधन से जोड़ा गया। इनसे पहली बार पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और असली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। तो इसे ऐसे समझ लीजिए, अनुसूची 11 है ग्रामीण इलाकों के लिए, जो पंचायतों को 29 विषयों पर काम करने की शक्ति देती है, जैसे कि सड़कें, पीने का पानी वगैरह। और अनुसूची 12 है शहरी इलाकों के लिए, जो नगरपालिकाओं को 18 विषयों पर अधिकार देती है। यही है असली ग्रासरूट डेमोक्रेसी। तो ये थी हमारी संविधान की 12 अनुसूचियों की यात्रा। जैसा हमने शुरू में कहा था, संविधान एक जिंदा दस्तावेज है जो हमेशा बदलता रहता है, विकसित होता रहता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे भारत का संघीय ढांचा और विकसित होगा, इन 12 अनुसूचियों में से अगली कौन सी होगी जिसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये सोचने वाली बात है।